हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की और बीपीएससी मेंस में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। और आज हम आरक्षण देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इसी प्रकार में एक क्वेश्चन पर डे आपको साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आरक्षण से क्या समझते हैं, यानी हमको क्या बताना है कि आरक्षण है क्या, इसके पक्ष विपक्ष में तर्क, यानी इसके नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आरक्षण एक सकारात्मक विभेद है जो भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई एक व्यवस्था है। यानी आरक्षण क्या है, पहले तो आरक्षण एक सकारात्मक विभेद है जो भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई एक व्यवस्था है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि यह मुख्यतः SC ST OBC EWS को शिक्षा, सरकारी नौकरियों यानी शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण प्रदान करता है। तो समझ में आया, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। और ये हमने बता दिया कि किस किस ग्रुप को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया। संवैधानिक प्रावधान, यहाँ पे आप ऐसे बता सकते हैं, मैंने इस तरीके से फ्लो चार्ट बना रखा है, आप और किसी तरीके से ऐसे करके इस प्रकार बना सकते हैं, तो ये आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आर्टिकल 15(4) यानी आर्टिकल 15(4) क्लॉज 4 में हमारा क्या है, सामाजिक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण है। यानी सामाजिक और शैक्षणिक जो शिक्षण संस्थान है, कॉलेज वगैरह, और उनमें दिया जाएगा आरक्षण। सरकारी नौकरियों, सरकारी सेवा में आर्टिकल 16(4) क्लॉज 4 यानी आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसी प्रकार अनुच्छेद 14(4)(b) यानी कैरी फॉरवर्ड, इसमें क्या है, SC ST के लिए जो आरक्षण दिया जाएगा सरकारी सेवाओं में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी सरकारी सेवा में जो आरक्षण SC ST के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड, यानी कुछ सीटें जो इस बार बच गई हैं उन्हें अगले साल के लिए, अगली बार के लिए इन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं कि SC ST का कहाँ, ये आरक्षण का कहाँ प्रावधान है, अनुच्छेद 243D में। इसमें क्या है, पंचायत है, पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 243D यानी न्यायपालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान 243। यहाँ पे आप, अगर आपके पास समय और स्पेस है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि पंचायतों में इस प्रकार। ये आर्टिकल 332 विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण, आर्टिकल 330 लोकसभा SC ST के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 46 में ST ST बनने के लिए, ये क्या है हमारा DPSP में जो आरक्षण के लिए। तो इस प्रकार हमने बता दिया कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मतलब आरक्षण का कहाँ से विकास हुआ। काका कालेलकर आयोग ने 1953 तथा मंडल आयोग ने 1779 में OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश की। यानी सबसे पहले काका कालेलकर आयोग था, उसने 1953 में, मंडल आयोग ने 1979 में OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। इसी के तहत मंडल आयोग के सिफारिश के तहत 27% OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो अब हम देखते हैं पक्ष और विपक्ष में तर्क। यानी पहले फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि हमने क्या समझ लिया, आरक्षण की डेफिनेशन, आरक्षण किससे क्या होता है, किस किस को दिया जाता है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। अब हम क्या देखेंगे, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क। चलिए देखते हैं। पक्ष में तर्क की बात करूं तो ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना, यानी आरक्षण क्यों दिया जाता है, इसे पक्ष में क्यों देना चाहिए, ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना। यानी SC ST जो कम्युनिटी है और जिनको आरक्षण, OBC जिनको आरक्षण दिया जाता है, इनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, यानी इनको वंचित किया गया है पहले हमारे इतिहास में, जैसा वर्णन है।
सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी सरकारी सेवाओं में यानी शिक्षा में सबको समान अधिकार मिला। इनको एक्स्ट्रा जब हम आरक्षण देंगे कुछ, तो ये भी वहाँ अपना प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, यानी तो क्या होगा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। समान अवसर का सिद्धांत लागू होगा, यानी सभी के पास समान अवसर होंगे। अगर ये सभी वर्ग के लोग वहाँ सेवाएं दे पाएंगे, यानी सेवाओं तक और स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, तो उनको भी समान अवसर मिलेंगे। वंचित वर्गों को शिक्षा व रोजगार के उचित अवसर में विकास होगा। समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। समावेशी विकास को बढ़ावा कैसे मिलेगा, समावेशी विकास यानी सभी वर्गों का विकास होगा। आरक्षण के माध्यम से सभी वर्गों का विकास होगा, तो ये एक समावेशी विकास हो जाएगा। प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी और सभी वर्गों का SC ST आदि का प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि होगी। ये भी उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ सकेंगे, ये भी अच्छी नौकरियां ले पाएंगे और ये भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार इनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी। और ओवरऑल कहा जाए तो मतलब देश का आर्थिक विकास भी होगा जब सारे वर्ग सब में सामंजस्य रहेगा। तो विपक्ष में तर्क की बात करें तो योग्यता व दक्षता पर प्रभाव, यानी कि कुछ आलोचकों का कहना है जो इसके विपक्ष में बोलते हैं कि ये योग्यता यानी मेरिट प्रणाली है ना, जो योग्यता व दक्षता यानी मेरिट के उसका अगेंस्ट है। यानी अगर किसी के जो जनरल कैटेगरी में जिसके मार्क्स आए हैं, मान लो किसी एग्ज़ाम में 80 मार्क्स आए हैं और SC ST कम्युनिटी के कितने आए, मान लीजिए किसी के 70 या 78 ऐसे मार्क्स आए, तो 2 नंबर कम है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस इसको दी जाएगी। बिकॉज तो ये इसीलिए कहते हैं कि जो होशियार है, जिसके मार्क्स ज़्यादा थे उसको लॉस हुआ और जिसके मार्क्स कम थे उसको ज़्यादा फायदा हो गया। तो इस प्रकार जाति आधारित राजनीति व विभाजन, यानी क्या होगा कि आरक्षण का प्रलोभन दे करके क्या करती है सरकारें, ऐसा कर सकती हैं कि उनको जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है, वोट बैंक को बढ़ावा देंगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अस्थायी उपाय को स्थायी नीति बनाना, मतलब ये क्या था कि आरक्षण हमारे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 10 वर्ष के लिए दिया गया था, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद फिर 10 ईयर करके इसको लगातार बढ़ाया गया है। तो उसी में आलोचक बोलते हैं कि अस्थायी नीति को स्थायी बना दिया है। तो इसके पक्ष में भी बोला जा सकता है, क्योंकि अस्थायी नीति अभी भी उस लेवल तक, उस स्तर तक हमने आरक्षण के माध्यम से सफलता हासिल नहीं की है कि सबको अभी समान प्रतिनिधित्व मिल सके। जब तक नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। क्रीमी लेयर की समस्या केवल OBC के लिए, जबकि SC ST के लिए नहीं। यानी क्रीमी लेयर में क्या है, जो OBC कैटेगरी है उसमें क्रीमी लेयर का भी अब प्रावधान है कि जो भी एक सीमा तक ऊपर पहुंच गए हैं, मतलब सफल हो गए हैं या फिर एक सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको क्या है कि OBC में क्रीमी लेयर, उनमें आरक्षण नहीं मिलेगा OBC में। तो वही है कि SC ST के लिए क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। आर्थिक पिछड़ेपन की अनदेखी, यानी आरक्षण, ऐसे भी कुछ आलोचक कहते हैं कि आरक्षण क्या केवल वर्ग जाति आदि को देख करके दिया जाएगा, मतलब गरीब या फिर जो पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़ापन तो जनरल कैटेगरी में भी हो सकता है। तो इसके समस्या का समाधान EWS के लिए आरक्षण के माध्यम से किया जा चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने पक्ष विपक्ष में तर्क देख लिए। अब हमारी बारी है एक निष्कर्ष देखने की। तो हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। अतः आरक्षण सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक उचित साधन है, लेकिन आरक्षण को स्थायी नीति के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी हमको इसमें बताना पड़ेगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय स्थापित करने का तो अच्छा साधन है, अच्छा है, लेकिन आरक्षण को स्थायी नीति के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षण का लाभ सभी वंचित वर्गों को प्राप्त हो, न कि विशेष वर्ग को। यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने आरक्षण दे तो दिया, हमने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को आरक्षण दे दिया, लेकिन इसके ना ऊपर के लेयर ही, ऊपर के ही कुछ लोगों को आरक्षण मिल पाता है जो सच में हकदार है आरक्षण के, जिनको सच में, जो और तब नीचे तबके के लोग, उनके पास आरक्षण का प्रावधान नहीं पहुंच पाता। वो या तो अवेयर नहीं है
या फिर व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो हमको क्या करना है, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षण, तो हमने इसमें क्या किया, हमने ये भी बता दिया कि ठीक है, और ये भी बता दिया कि इसमें क्या समस्या है और उसको भी ठीक किया जा सकता है। एंड हमने ये भी बता दिया वे फॉरवर्ड करके कि आरक्षण के लाभ सभी वर्गों को मिलना चाहिए। तो हमारा ये आंसर अब कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपने देखा, ऐसे ही अगर आपको आंसर राइटिंग देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, जिससे कि मैं आगे और अच्छा वीडियो बना सकूं और लेकर के आ सकूं। ठीक है, तो आंसर राइटिंग कहीं भी अभी कोई नहीं करा रहा। मेरे को लगा कि आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है। पीटी के लिए इतने ज़्यादा वीडियो और सब कुछ अवेलेबल है, सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट आंसर राइटिंग कैसी करें, इनिशियल फेज़ में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी टॉपिक पे आती है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करें, कैसे क्वेश्चन पढ़ें। तो ये बहुत बेसिक आंसर राइटिंग है। मैं अगर आप धीरे करके मैं आप इसका लेवल भी बढ़ाऊंगी और इसमें कैसे मतलब कंटेंट रिच कर सकते हैं, इसमें और कुछ क्या फैक्ट्स वगैरह, कोई डेटा और क्या क्या डाल सकते हैं, ये मैं आपको धीरे अलग अलग आंसर्स के माध्यम से बताती रहूँगी। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।